नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि हम आज नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। हमने नई बुक शुरू कर दी है। आपको ऊपर दिख गया होगा समुद्र विज्ञान, ओशियन ज्योग्राफी को हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टॉपिक हमारे ओशियन ज्योग्राफी में है नहीं, 4-5 टॉपिक हैं और उनको हम बड़े विस्तार के साथ एक एक को लेके उन पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अपनी एटलस को थोड़ा साथ रखें, उन चीज़ों को साथ में देखते चलें, समझते चलें, तो आपको ये विषय अच्छा समझ में आएगा। हमारी फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन तक ओशियन ज्योग्राफी से आते हैं। ज़्यादातर ज्वार भाटा, परवाल भित्ति, महासागरीय धारा से ही आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस वाले टॉपिक से भी आते हैं। एक दो क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको विस्तार से अध्ययन करना है। कोई समस्या रहे तो आप कमेंट लिखेंगे, आपको वो बात दोबारा बता दी जाएगी। हम आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। महासागरीय नीतलीय उच्चावच। नीतल का मतलब होता है तली, तली, महासागर की तली। लेकिन हम थोड़ा सा पहले, उससे पहले महासागरों की बात करेंगे, बेसिक बातें। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पर महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की बात करें तो महाद्वीप और महासागरीय, बिल्कुल सही बात है। और फिर किसका नंबर आता है, तो आपको पता चलेगा कि फिर हमारे देखें तो पृथ्वी के 70.8%, वैसे इसको लगभग 71% हम कह देते हैं। पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल तथा लगभग 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। स्थल का विस्तार है, सही बात है। और इसीलिए आपको पता होगा, अतः पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। जलीय ग्रह कहा जाता है, सही बात है भी, क्योंकि पृथ्वी पे क्या ज्यादा है, जल ज्यादा है। पृथ्वी पे क्या ज्यादा है, जल। यदि हम पृथ्वी पर जल अनुपात स्थल की बात करें तो स्थल 1 अनुपात और ये 4.2.43 अनुपात रहता है। मतलब पृथ्वी पर जल जो है वो स्थल से 2.5 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 2.5 गुना। और आपको पता भी होगा, यदि हम बात करें इसकी, तो उत्तरी गोलार्ध के लगभग 60% भाग पे जल है और नीचे वाले के 81% भाग पे जल है। दोनों ही गोलार्धों में जल ज्यादा है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर उत्तरी गोलार्ध तो स्थल गोलार्ध है। हाँ बेटा, जब हम कंपेयर करेंगे तो स्थल कहाँ ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में। स्थल, जल तो पूरी पृथ्वी पे ही ज्यादा है, तो दोनों गोलार्धों में भी ज्यादा मिलेगा ही। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब हम पृथ्वी पर जल का वितरण की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर पानी पाया कहां जाता है। तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा पानी जो है वो कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है महासागरों में। कितना पाया जाता है भी, 97.25%। 2 नंबर पे आपके ग्लेशियर कह देते हैं। वैसे ग्लेशियर का नाम इमानी भी होता है, हिमानी, और ये आपका होता है 2.05%। और 3 नंबर पे आपका सबसे ज्यादा जल होता है भूमिगत जल, और वो होता है 0.68%।
4 नंबर पे सबसे ज्यादा जल होता है झीलों में, और वो आपका होता है 0.01%। 5 नंबर पे सबसे ज्यादा जल की बात करें तो मृदा में नमी, मृदा में नमी 0.005%, मतलब बहुत कम हो गया ये भी। फिर आपका 6 नंबर पे वायुमंडल में नमी, वायुमंडल में नमी की बात करें, नमी तो 0.001%। और फिर कई बच्चों के सबसे ज्यादा यही रहता है कि सर सबसे ज्यादा पानी नदी नालों में। बेटा नदी नालों में पानी है कम, लेकिन हम काम ज्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो बसा कहाँ है? नदी नालों के आसपास। यदि आप इसको देखो तो हमारे पास ये जो पानी है वो तो खारा है, ये जो पानी है वो तो खारा है, तो हमारे पास बचा ही कितना? 2.75 बचा। तो पृथ्वी पर मीठा जल कितना है? मीठा जल है 2.7%। और मीठे जल के सर्वाधिक भंडार कहां है? तो सबसे ज्यादा मीठे जल के जो भंडार है वो 1 नंबर पे है ग्लेशियर में, ग्लेशियर यानी बर्फ में। और 2 नंबर है भूमिगत जल में, भूमिगत जल में। आप ये याद रखें कि सबसे ज्यादा मीठे पानी जो है वो ग्लेशियर में पाया जाता है, 2 नंबर आपका भूमिगत जल में पाया जाता है। यह आपकी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है नहीं सर सबसे ज्यादा पानी तो मीठा पानी नदियों में होता है। नहीं बेटा, मात्रा के आधार पे नदियों में नहीं होता। वो एक अलग बात है कि मनुष्य का बसाव जो पाया जाता है वो नदियों के किनारे पाया जाता है। तो मनुष्य ज्यादा पानी काम किसका लेता है? नदियों का। अब काम तो नदियों का लेता है, लेकिन भंडार सबसे ज्यादा ग्लेशियर में। आपसे पूछ लिया जाए विश्व में सबसे ज्यादा मीठे पानी के भंडार किस महाद्वीप पर है, तो उत्तर आएगा अंटार्कटिका, क्योंकि मीठा पानी ज्यादा बर्फ के रूप में, और बर्फ कहां है? अंटार्कटिका पे। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बात है। हम इस बात को जीके की तरफ न ले जाके सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ये सब्जेक्ट में चल रहा है। हम जो बातें कर रहे हैं वो बेसिकली आपके फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में आप लोग दे रहे हो सब्जेक्ट, तो काम की बात है। सेकंड ग्रेड एसएसटी में आप दे रहे हो तो काम की बात है। आज टेट पीजीटी में आप दे रहे हो तो काम की बात है। ये आपके मेनली या रीट मुख्य परीक्षा दे रहे हो तो आपके काम की बात है। बाकी जिक्के विक्के में इतनी चीजें सामान्य बातें आती, हम जिक्के के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा महासागरीय नीतलीय उच्चावच, महासागरीय नीतलीय उच्चावच का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये माउंट एवरेस्ट, पठार, ये मैदान, ये आपका महासागर है, महासागर, ये महाद्वीप है। और अब आपको पता चल गया होगा कि ये आपकी 0 मीटर होगी, 0 मीटर मतलब समुद्र तल, समुद्र तल, ये आपका समुद्र तल है। और इससे नीचे वाला महासागर है। तो महासागर में पहला भाग होता है यहां से लेके यहां तक, ये वाला, इसका नाम होता है महाद्वीपीय
मग्न डाल, मग्न तट, मग्न तट, और यहां से लेके यहां तक ये वाला जो भाग होता है ये होता है महाद्वीपीय मग्न डाल, और ये वाला आपका होता है मैदान। इसके पहले लगेगा महासागरीय, महासागरीय, और ये होता है गर्त। अब आपको पता चला, तो आपको पता चला कि दो तो भाग हैं वो महाद्वीप के ही भाग हैं, लेकिन वो जल के अंदर डूब गए तो उनको नाम दिया महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल। दो महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त, ये आपके महासागर के भाग हैं। अब इन सब को, और ये क्या है, ये मैदान है, ये पर्वत है, ये आपका पठार है, ये जैसे मान लो आपका मैदान है, महाद्वीप के ऊपर मैदान है, तो ये सब एक साथ किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका नाम है उच्चतामितीय, उच्चतामितीय वक्र, उच्चतामितीय वक्र। इसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व, मीट्रिक कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व होता है ये आपका एक साथ ऊंचाई और गहराई दोनों को एक साथ दिखा देता है। ये महाद्वीप जो है ना, महाद्वीप, इनकी औसत ऊंचाई 840 मीटर है। सभी महाद्वीपों को हम मान लो बराबर कर दें तो ये 840 मीटर ऊंचे हो जाएंगे, 840, और महासागरों को एक साथ सबको गहरा कर दें तो सब महासागर एक साथ 3800 मीटर गहरे होंगे। और मान लो इन सारे महाद्वीपों को ले जाके समुद्र में डाल दे तो हमारी पृथ्वी इस जीरो से -2440 मीटर हो जाएगी, मतलब 2440 मीटर नीचे आ जाएगी। यहां ये सारी पृथ्वी यहां आ जाएगी, तब बराबर बनेगी। जो आज का समुद्र तल है उससे 2440 मीटर नीचे चली जाएगी। ये आपकी बात है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है महाद्वीपों की ऊंचाई एवं गहराई तथा महासागरों की गहराई को एक साथ किससे प्रदर्शित किया जाता है, उच्चतामितीय वक्र से। इसको उच्चतादर्शी भी कह देते हैं, उच्चतादर्शी वक्र। इसीलिए मैं इंग्लिश में साथ लिखा मैंने कि हिप्सोमेट्रिक कर्व एक ही नाम होता है, उच्चतामितीय वक्र। ओके। महासागरों की गहराई, महासागरों की गहराई तथा महाद्वीपों की ऊंचाई एवं गहराई सभी को एक साथ प्रदर्शित करता है। एक साथ प्रदर्शित करता है। कौन करता है? उच्चतामितीय वक्र, उच्चतामितीय वक्र। उच्चतामितीय वक्र जो है वो इन सब को एक साथ प्रदर्शित करता है। निर्माण किसने किया उच्चतामितीय वक्र का? इसका निर्माण किसने किया? निर्माण किया केसीना महोदय ने। केसीना महोदय ने, बहुत बार आया हुआ सवाल है। और इसमें संशोधन किसने किया भाई? बाद में जो आज आपके सामने वो किसने बनाया? वो स्वेयरड्रफ ने। स्वेयरड्रफ ने इसमें संशोधन किया। ये आपके उच्चतामितीय वक्र की बात है। उच्चतामितीय वक्र के अनुसार, वक्र के अनुसार सभी
महाद्वीपों की औसत ऊंचाई सबको यदि हम बराबर कर दें तो ये आपके सामने 840 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 840 मीटर। महासागरीय तली की औसत गहराई ये आपकी होती है 3800 मीटर। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी की औसत ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की औसत ऊंचाई तो आपको बताना है -2440 मीटर। मतलब हम यदि सारी पृथ्वी को बराबर कर दें तो ये सारे महाद्वीप जाके महासागर में डल जाएंगे और इस 0 मीटर से हम माइनस में चले जाएंगे 2440 मीटर। ये आपकी बात थी। इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? मेरे को एक बार ये बता दो। महासागर में जो तली होती है उसके दो नाम महाद्वीपों के नाम पे होते हैं, महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय मगन ढाल। और दो नाम महासागर के नाम पे होते हैं, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। अच्छा, महासागरों की गहराई मापते किससे? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एक यंत्र होता है ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र। ध्वनि गंभीरता मापी, ध्वनि गंभीरता मापी, ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र। इसको एक्चुअल शब्दों में तो सोनार कहते हैं, सोनार, लेकिन इंग्लिश का नाम है सोनार। कोई जरूरी नहीं इंग्लिश में ही आए, हिंदी में आ जाए। बच्चा हिंदी वाला हिंदी को ही देखता है। सोनार ये क्या छोड़ते? तरंग छोड़ते, ध्वनि तरंग, और स्थल से टकरा के पानी से वापिस आती है। तो पता चल जाता है कि कितनी गहराई तक यहां पानी है। तो इससे गहराई का पता चलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सोनार की मदद से हम क्या करेंगे? समुद्र नीतल के ऊंचावच, मतलब कहां पे मैदान है, कहां पे तट है, कहां पे गर्त है, कहां पे क्या, सब ऊंचावच का मापन, ऊंचावच का मापन व मानचित्रण करते हैं। मानचित्रण करते हैं। हमें कहां कितना गहरा भाग है ये सब सोनार से पता चलता है। सामान्य भाषा में आप इसको ये कहोगे कि महासागरों में गहराई मापने का यंत्र क्या है? सोनार। आप ऐसे बोल दोगे बस। अच्छा, महासागरीय तली के ऊंचावच, महासागर की तली में कौन कौन से ऊंचावच होते हैं? बढ़ती गहराई के अनुसार। अभी आपको पीछे वाले चित्र में मैंने 4 चीजें तो दिखाई है, एक मैंने दिखाई नहीं, वो अभी दिखा देंगे आपको। पहला आएगा महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा आएगा महाद्वीपीय मग्न डाल, तीसरा आएगा महाद्वीपीय उभार। कहीं कहीं मगन तट और मगन डाल पे महाद्वीप का कोई भाग ऊपर उठा भी मिल जाता है। और इसके बाद आपका आता है महासागरीय मैदान, और सबसे गहरा कौन होता है? महासागरीय गर्त। गर्त
पीछे वाले चित्र में इस एक बात को छोड़ के बाकी सारी बातें आपको क्लियर दिख रही थी। ये देखो, कम गहरा और गहरा और गहरा, सबसे गहरा, यही बात बताइए, और कुछ तो बताया ही नहीं ने। हाँ, ये हमारी यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में आता है तो सर जैसे स्थल पे स्थल यानी महाद्वीप पे पर्वत पठार मैदान है, ऐसे क्या महासागर में भी? हाँ बेटा, अभी तो आपको बता ही रहा था, सब चीजें हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला महासागर के अंदर है, विश्व के सबसे गहरे गर्त महासागर के अंदर है, विश्व के सबसे बड़े मैदान महासागर के अंदर है। आप बताओ, अकेला प्रशांत महासागर सातों महाद्वीपों से अकेला बड़ा है, तो पूरी पृथ्वी पे जितने मैदान है उससे ज्यादा मैदान तो अकेले प्रशांत महासागर में है, उससे ज्यादा तो अकेले प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर में 14,400 किलोमीटर लंबा कटक है। पृथ्वी पे सबसे लंबा पर्वत एंडीज 7200 किलोमीटर ही लंबा है। तो आपको पता रहना चाहिए, महासागरों की तली में, महासागरों की तली में उच्चावच संबंधी लक्षणों में जटिलता एवं भिन्नता महाद्वीपों से अधिक होती है। यह बात आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीपों से अधिक होती है। महासागरों में पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत विस्तृत मैदान सबसे गहरे भाग, बताओ सबसे गहरा भाग में एरिया ना करते, वो महासागर में सबसे गहरे भाग, सबसे बड़े मैदान, सबसे बड़े मैदान पाए जाते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण भाई मगन तट, मगन ढाल, ये किससे होते हैं? इनका निर्माण अपर्दन निक्षेपण, अपर्दन निक्षेपण कहीं से पानी काटेगा, कहीं जमा कर देगा, ज्वालामुखी एवं विवर्तनिकी घटनाओं से होता है। विवर्तनिकी घटनाओं से होता है, ये आपकी खास बात थी। महासागरीय तली के प्रमुख उच्चावच चार हैं। महासागर की तली में जो उच्चावच पाए जाते हैं वो चार हैं। पहले दो का नाम आएगा महाद्वीपीय, मग्न तट, इसका मतलब महाद्वीप का वह भाग जो पानी में डूबा है। महाद्वीपीय मग्न डाल मतलब वह भाग जिसकी ढाल तेज है। ये दोनों किसके भाग हैं? महाद्वीप के भाग, लेकिन पाए तो ये महासागर की तली में जाते हैं ना, महासागर की तली में पाए जाते हैं, तली तो महासागर की है। अगाध महासागरीय
मैदान, अगाध महासागरीय मैदान, और गहरे गर्त, ये चार हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किसके भाग होते हैं? महासागर के भाग, और वो ऊपर वाले महाद्वीप के भाग होते हैं। ये आपकी बात है। अब हम सबसे पहली बात करेंगे महाद्वीपीय मग्न तट की। महाद्वीपीय मग्न तट, या इसको कह देते हैं महाद्वीपीय छज्जा। महाद्वीपीय छज्जा, छज्जे का मतलब हो गया कि ये बाहर निकला भाग होता है, मतलब समुद्र की ओर निकला भाग होता है महाद्वीप का। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल सेल्फ। हाँ, अब ये होता क्या है, आपने अभी पढ़ा भी है, ये देखो आप, यहां महासागर है, तो आपको पता चलेगा ये क्या है? मग्न तट। ये क्या है? मग्न ढाल। ढाल तेज होता है, मग्न तट जो होता है वो धीमा होता है। ये आपके लिए काम की बात है। समझ में आई बात? हाँ, होता क्या है, महाद्वीप का अत्यंत मंद ढाल वाला भाग, जो जलमग्न रहता है, जो जलमग्न रहता है, मग्न तट कहलाता है। बेटा कोई सोचने की बात मुझे तो इसमें लगी नहीं। मैं जैसे जैसे आपको प्रस्तुत करता जाऊंगा बातें समझ में आती रहेंगी। महाद्वीप का वह भाग जो मंद ढाल वाला है और पानी में डूबा है, बस। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। उथला भाग होता है मतलब कम गहरा। उथले का मतलब कम गहरा, ये कम गहरा होता है। तो सही बात है, सबसे कम गहरा भाग यही है। महासागर का सबसे कम गहरा भाग यही है। इसकी ढाल कितनी होती है? ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री, कुछ भी नहीं होती 1 डिग्री से 3 डिग्री। एकदम ऐसे एकदम समतल ही होता है। महासागरों में सभी ढाल कम ही होती, छोड़ के मग्न ढाल को। हाँ, औसत गहराई कितनी होती है मग्न तट की? औसत गहराई, गहराई की बात करें तो इसमें 100 फैदम, फैदम ये गहराई मापने की इकाई होती है समुद्र की। 1 फैदम में 6 फीट होते हैं, तो 100 फैदम का मतलब हो गया 600 फीट। और लगभग लगभग हम बात करें तो 200 मीटर। वैसे तो हम फीट को मीटर में नहीं बदल सकते क्योंकि ये अलग इकाई होती है। हाँ, ये तो नियम है, 1 फैदम बराबर 6 फीट, ये तो नियम है। अच्छा, इसकी औसत चौड़ाई कितनी होती है? औसत चौड़ाई होती है 80 किलोमीटर। औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। लेकिन शेपर्ड महोदय जो है, जिन्होंने सबसे ज्यादा इसी पे काम किया था, शेपर्ड महोदय ने मग्न तट की चौड़ाई, औसत की बात करेंगे, मग्न तट की चौड़ाई 42 मील
या नील में लगभग 67 किलोमीटर बन जाएंगे, किलोमीटर, तथा गहराई 72 फैदम बताई। केवल सेपर्ड की बात करेंगे तो गहराई इन्होंने 72 फैदम, और चौड़ाई मगन तट की जो थी वो इन्होंने 42 मील बताई थी। ये पूछा जा सकता है, सेपर्ड ने इसमें सबसे ज्यादा काम किया था, इसलिए पूछने वाली बात है। अच्छा, टोटल जैसे ये महासागर है, यहां से लेके यहां तक सभी महासागरों को मान ले तो मगन तट कितने पे फैला है? मगन तट फैला है 8.6% पे। ये तो हमारा फोकस अभी मगन तट पे था, तो हमने केवल इसको दर्शाया है, बाकी को हमने दर्शाया नहीं, है ना। समस्त महासागरीय नीतल के 8.6% भाग पर, समस्त महासागरीय नीतल के 8.6% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। मतलब टोटल यदि महाद्वीपों की तली को 100% मान लें तो 8.6% भाग पे आपके मग्न तट मिलेंगे। ओके, अच्छा, कौन से महाद्वीप में ज्यादा होते हैं मग्न तट? तो अटलांटिक, सबसे ज्यादा अटलांटिक में होते हैं। अटलांटिक महासागर के 13.3% भाग पे आपके मग्न तट फैले हैं। प्रशांत में 5.7 पे, प्रशांत में 5.7%, और हिंद महासागर में 4.2%। हिंद महासागर के 4.2% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। मग्न तट पाए जाते हैं, ये आपकी बात थी। सभी महासागरों में सबसे ज्यादा मग्न तट पाए जाते हैं अटलांटिक में। एक क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक मग्न तट और मग्न डाल दोनों अटलांटिक में मिलेंगे तो मैदान अपने आप कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा मैदान मिलेंगे प्रशांत में, और सबसे कम मग्न तट कहां पाए जाते हैं? हिंद महासागर में। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हिंद महासागर के लगभग मग्न तट ही पतले हैं, पतले संकरे। अच्छा, ये बात भी याद आ गई, सबसे चौड़े किसके और सबसे पतले मग्न तट किसके, ये बात भी हमें करनी होगी। चलो बताओ भी, विश्व में चौड़े कहां पाए जाएंगे और पतले कहां पाए जाएंगे? हाँ, विश्व में सबसे संकरे मग्न तट, विश्व में सबसे संकरे मग्न तट कहां है? तो सबसे संकरे मग्न तट दो ही हैं, एक तो चिल्ली व पश्चिमी सुमात्रा तट पर। सुमात्रा तट पर बेटा एक महाद्वीप के मग्न तट कराऊंगा, कहां चौड़े हैं कहां पतले हैं सारी बात बताऊंगा। ये केवल पूरे महासागरों में एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो सबसे कम यहां है। क्यों है? तो आपको पता है दक्षिण अमेरिका के इधर पर्वत है एंडीज, और यदि किसी भी भाग पे जहां प्लेटों में टक्कर होगी तो वहां मोड़ पड़ेंगे ऐसे। ये पर्वत हो गया, तो इसका जो ये वाला भाग है खड़ी ढाल वाला होता है, तो वहां मग्न तट होते नहीं है, मग्न तट संकरे होते हैं।
जिस भी किनारे पे वलित पर्वत होगा, विनाशकारी प्लेट किनारे होंगे, जहां दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, वहां आपको मग्न तट नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रख लेना, वहां आपको क्या नहीं मिलेंगे? मग्न तट। अच्छा, सबसे चौड़े कहां है विश्व में? सबसे चौड़े मग्न तट, तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो साइबेरिया है, ये वाला ऊपर वाला, ये नॉर्वे, ये साइबेरिया, इस साइबेरिया के आप इधर देखना, आपको बहुत कम गहराई वाला भाग मिलेगा, बहुत कम गहराई वाला। ये सबसे चौड़े मग्न तट है। तो इसको हम लिखेंगे क्या? आर्कटिक महासागर में साइबेरिया के मग्न तट आपको पता रहना चाहिए 1500 किलोमीटर चौड़े हैं। 1500 किलोमीटर चौड़े। ये आर्कटिक महासागर का सवाल नहीं आता, नहीं तो आर्कटिक महासागर में सबसे ज्यादा मग्न तट हो जाए। 1500 किलोमीटर चौड़े, इतना ही बड़ा महासागर है, उसमें साइबेरिया ही लगता है लगभग। हाँ, अच्छा, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, संसार में सबसे चौड़े मग्न तट, सबसे चौड़े मग्न तट कहां मिलते हैं? तो 50 से 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश के बीच मतलब ऊपर 50 से, वहां क्या होता है, 50 से 85 के बीच ज्यादा मग्न तट चौड़े मिलते हैं, वहां मग्न तट चौड़े हैं। सही बात है। अच्छा, एक बात और याद रखें, जो मग्न तट होते हैं वो कम गहरे होते हैं। मग्न तट जो होते हैं वो ऐसे कम गहरे होते हैं, मतलब ऐसे डूबे होते हैं। तो ये कम गहरे होते हैं तो सूर्य का प्रकाश तली तक चला जाता है, यहां शैवाल उग जाते हैं और उन शैवालों को मछली ज्यादा खाती, तो वन्य जीव ज्यादा होते हैं। फिर नदी जो अपने साथ चुन्ना पत्थर वगैरह बहा के लाती है, उसको इसमें मग्न तट पे जमा करती है। चुन्ना पत्थर समुद्र में रहने वाले जीवों का भोजन होता है, तो यहां जलीय जीव ज्यादा मिलेंगे, ये बात याद रखना। हाँ, मग्न तट कम गहरे होते हैं तथा इन पर अवसाद का जमाव होता है, अवसाद का जमाव होता है। अतः ये जलीय जीवों की दृष्टि से, जलीय जीवों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश होते हैं। एक और एग्जाम्पल अभी बताऊंगा तब आपको और समझ में आएगी। जिन तटों पर मग्न तट विस्तृत होते हैं वहां मछली ज्यादा पकड़ी जाती है, ज्यादा पकड़ी जाती हैं, जिन्हें बैंक या चबूतरा कहते हैं, चबूतरा कहते हैं। जैसे कनाडा के न्यूफाउंडलैंड का ग्रांड बैंक तथा उत्तर सागर
का डागर बैंक मछली उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, ये मैंने आपको एक और बात बताई कि जहां एक तो सूर्य का प्रकाश पहुंच जाएगा यहां, और एक तो सूर्य का प्रकाश पहुंच जाएगा, और एक यह जो नदियां अपने साथ चुन्ना पत्थर और खनिज बहा के लाती हैं उसका जमाव यहीं पे करते हैं, तो यहां जलीय जीव ज्यादा पाए जाते हैं, और विशेष करके मछली, तो मछली ज्यादा पकड़ी जाती है। ग्रांड बैंक और डागर बैंक ये दोनों के दोनों विस्तृत मगन तट के कारण ही तो पाए जाते हैं, विस्तृत मगन तट के कारण पाए जाते हैं। जहां मछली ज्यादा होंगी वहां मरेंगी भी ज्यादा, और मरेंगी तो खनिज तेल ज्यादा बनेगा। खनिज तेल मतलब आप समझते हो ना, क्रूड ऑयल ज्यादा बनेगा। यहां लिख ही देंगे मग्न तट, मग्न तट, मग्न तट खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों में संपन्न प्रदेश हैं। मतलब मगन तटों पे हमारे क्या पाए जाते हैं? मगन तटों पे हमारे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ये खास बात है भी। हाँ, अब ये बात और हम कर लेते हैं। जिस भी किसी भी किनारे पे, जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, इनके इधर पर्वत है एंडीज, इधर पर्वत है रॉकी, रॉकी, ये आपका रॉकी, और ये वाला एंडीज। जिन भी किनारों पे वलित पर्वत मिलेंगे, विनाशकारी किनारे मिलेंगे, वहां मग्न तट संकरे होंगे। मग्न तटों को विनाशकारी किनारे, विनाशकारी किनारे का मतलब होता है मोड़ पड़ना। जब टक्कर लगेगी बीच में मोड़ पड़ेंगे तो एकदम खड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो फिर वह मगन तट नहीं मिलेगा, मग्न ढाल बनेगा। विनाशकारी किनारे सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। जिन किनारों पर, जिन किनारों पर वलित पर्वत होते हैं वहां मग्न तट संकरे होते हैं। यह खास बात है। और मैदानों के सहारे मग्न तट विस्तृत होते हैं, मतलब ज्यादा चौड़े होते हैं। लेकिन भारत इसमें भी अपवाद है। अब बेटा आप कहोगे सर फिर यहां कितने चौड़े? अरे कल वाली क्लास में एक एक महासागर के मगन तट, मगन ढाल, मैदान, महासागरीय कटक, द्रोणी, ये सब की बात करेंगे। पहले तो मैं आपको सामान्य परिचय बता रहा हूं कि मगन तट होता क्या है, मगन ढाल होती क्या है, मैदान होते क्या है, फिर एक एक पर्टिकुलर हम किसको लेंगे? महासागर को, और उसका अध्ययन करेंगे। हाँ, इसका क्या है? भारत के मगन तट इसका अपवाद है, क्योंकि भारत के
पश्चिमी मगन तट, पश्चिमी मगन तट विस्तृत तथा पूर्वी मगन तट संकरे हैं। बात तो ये भी ठीक कह रहे हैं भाई, भारत में ये भारत है, इधर हमारे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, तो इधर होने क्या चाहिए थे, संकरे, और हमारे हैं क्या इधर विस्तृत, और इधर क्या है, मैदान। इधर तो तटीय मैदान ही तो है, डेल्टा है नदियों के, लेकिन यहां कम चौड़े हैं मगन तट, मगन तट कम चौड़े, तो ये हमारे अपवाद है। विस्तृत जो है वो 150 किलोमीटर चौड़े, और ये वाले जो है वो 50 किलोमीटर चौड़े, तो अपवाद हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। हाँ, नर्मदा व ताप्ती के मुहाने पर मग्न तट विस्तृत है। अब ये अपवाद है, इसका तरीका बाद में बताऊंगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यह हमारे ये वाले बाग है वो भ्रंश से बने, ये बाग था और एक बाग ऊपर उठ गया, और ये 150 किलोमीटर का बाग था, ये नीचे धंस गया, तो ये मग्न तट बन गया। इसके ऊपर और कोई रीजन नहीं है, यही रीजन है। हाँ, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा के मुहाने पर मग्न तट संकरे हैं। हाँ, इनके मुहाने पे बिल्कुल संकरे हैं। केवल आप यदि बात करोगे तो इधर वाले भाग में 30 से 35 किलोमीटर ही चौड़े मग्न तट, जो कि बहुत अलग बात है। अब हम बात करेंगे मग्न तट की उत्पत्ति। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, नोट डाल के, नोट, महाद्वीपीय मग्न तट समाप्त कहां होगा, महाद्वीपीय मग्न तट तीव्र ढाल के साथ, साथ लिखना था भाई, साथ समाप्त होते हैं, जिसे कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ है उसका अवकाश कहते हैं, जिसे सेल्फ अवकाश कहते हैं, जिसे सेल्फ अवकाश, मतलब सेल्फ की छुट्टी हो गई, सेल्फ अवकाश कहते हैं, जिसे सेल्फ अवकाश कहते हैं। जहां आपका मग्न तट समाप्त हो जाएगा उसका नाम होगा सेल्फ अवकाश। अब सवाल आता है ये मग्न तट बनते क्यों हैं? कोई ज्यादा पेपर में नहीं आएगा ये बात, मग्न तट की उत्पत्ति, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रहनी चाहिए। मग्न तट की उत्पत्ति फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं आएगा, नेट वेट में आपके आ सकता है, लेकिन बेटा हमारा उद्देश्य ये होता है जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहा है वो नेट भी पास करेगा, कॉलेज लेक्चर भी देगा, सब एग्जाम देगा, है ना, ये बात याद रखना है। नंबर 1 मग्न तट बनते अपर्दन से। अपर्दन से कैसे कैसे बनते? जो महाद्वीप वाला भाग है जो समुद्र के नीचे क्या हुआ है, डूबा हुआ है, उसको तरंगे जब आएंगी तो वो अपर्दन करेंगे उसको, और अपर्दन काट काट के कर करके उसको विस्तृत बना देंगे, एक लंबा चबूतरा बन जाएगा, और फिर उस लंबे चबूतरे पे तरंगे आएंगी, तरंगे, और वो वहां कर देंगी जमाव, तो वो एक मंद ढाल वाला क्या बन गया, मग्न तट बन गया। दूसरा मग्न तट कैसे बनता है? जहां समुद्र एकदम शांत है, एकदम शांत है, वहां क्या होता है, जमाव होता है।
जमाव किसका होता है? नदियां जो रेत मिट्टी लाती हैं उसका जमाव होता है। पानी के अंदर आई नदी, आराम से मिली, दूर तक रेत का जमाव कर देगी, उससे आपके जमाव का, उसका मगन तट का निर्माण होता है। एक महाद्वीप के किनारों पे भ्रंश, भ्रंश का मतलब ये बाघ है, ये ऊपर उठ जाए, ये नीचे धंस जाए। तो जैसे ये बाघ नीचे धंस गया, तो ये थोड़ा सा नीचे धंस गया और पानी में डूब गया, तो ये क्या बन गया? मग्न तट बन गया, मगन तट। डेली महोदय हमेशा एक ही बात करता है कि प्लिस्टोसीन युग में हिम युग आया, हिम युग के समय समुद्र का तल 38 फैदम नीचे चला गया, मतलब सारे समुद्र बर्फ में जम गए। और जब समुद्र का तल 38 फैदम नीचे गया, तो जो ईमानी आ रही थी, ईमानी बर्फ की नदी, उनने महाद्वीप के किनारों को अपरदित कर दिया और 38 फैदम तक गहरा कर दिया। जैसे हिमयुग समाप्त हुआ, पानी ऊपर उठा, 38 फैदम तक का भाग पानी में डूब गया और आपके क्या बन गए? मगन तट बन गए। इसके बाद अगला बात आती है कि जो समुद्र की तरंगें आती वो जाके तट से टकराती हैं और तट के क्लिफ या बरगू बनाती हैं, सागरीय तटीय स्थलाकृतियों में आपने कभी पढ़ा हो तो, जैसे मतलब पानी जा जाके ऐसे टकरा टकरा के उसके अंदर खोच बना दे, खोच मतलब अंदर तक ऐसे भाग बना दे, तो ये ऊपर ऐसे लटकता हुआ भाग रहता है। फिर ये कुछ समय बाद बार बार पानी ऐसे टकराएगा, ऐसे बाहर निकलेगा, तो उसको ऊपर वाला जो भाग निकला होता है वो नीचे गिर जाता है, और जैसे नीचे गिरता है तो एक सीधा भाग निकल आता है, और उस सीधे भाग को क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे मग्न तट। मग्न तट लिख देता हूं मैं आपको, एक एक बात बोर्ड पे लिखते ही आपको समझ में आ जाएंगी। सागरीय तरंग महाद्वीपीय भाग का अपर्दन करती है। बिल्कुल करेंगी, तरंग जो भी आएगी वो तट पे आके टकरा के गिरेगी, और गिर के फिर वो उसको काट के तो ले जाएगी, जिससे विस्तृत प्लेटफॉर्म बनता है। प्लेटफॉर्म बनता है, बन गया। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? जब इस प्लेटफॉर्म पर नदियां एवं तरंगें जमाव करती हैं, तो इससे मगन तट बनता है, मगन तट बनता है। लेकिन ये संकरे होते हैं, लेकिन ये संकरे होते हैं, पतले होते हैं, ये इसकी खास बात है, संकरे होते हैं। नंबर 2, कुछ विद्वानों ने बताया कि जहां समुद्र शांत रहता है, जहां समुद्र क्या रहता है? शांत, तो वहां क्या होता है? मलबे का जमाव होता है, वहां मलबे का जमाव होता है। रेत मिट्टी जो भी नदियां लेंगे वो जमाव करेंगे, जमाव होता है, जिससे मग्न तट बनते हैं। इन्हें रचनात्मक मग्न तट कहते हैं। इन्हें रचनात्मक मग्न तट कहते हैं, ये आपकी खास बात है। हाँ, नंबर 3,
महाद्वीपों के किनारों पर भ्रंश से भी मग्न तट बनते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए भ्रंश का मतलब क्या होता है। ये भाग है, ये वाला भाग नीचे धंस गया तो थोड़ा सा नीचे हो गए, अब थोड़ा नीचे हो गए तो वहां पानी भर जाएगा तो मग्न तट विस्तृत बनेंगे। भारत के पश्चिमी मग्न तट भ्रंश से बने, मतलब कोई भाग ऐसे था ये वाला और ये वाला नीचे धंस गया, ऐसे बनने से बनते हैं। ज्यादा धंस जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन थोड़ा धंसेगा तब भ्रंश से बनेंगे। हाँ, अगली बात 4 नंबर पे आ जाओ। डेली महोदय ने बताया, अभी बताया तो मैंने, डेली महोदय हमेशा एक ही बात बताएगा, बताया कि प्लिस्टोसीन हिम युग में समुद्र का तल 38 फैदम नीचा हो गया। सारे समुद्र जम जाएंगे तो जो वाष्पीकरण के द्वारा पानी जाएगा वो महाद्वीपों पे भी जमेगा, तो समुद्र का तल नीचा हो जाएगा। समुद्र का तल 38 फैदम नीचा हो गया, जिससे हिमानियों ने सागर तट का अपरदन किया तथा समतल भाग का निर्माण किया। मतलब तट जो था, किनारा जो था, उसको अपरदन किया तथा समतल भाग का निर्माण किया। जब हिमयुग समाप्त हुआ तो ये भाग जलमग्न हुए तथा मग्न तट बन गए। मग्न तट बन गए। इस प्रकार आपके मग्न तट बने। एक बात मैंने और भी बताई थी, सागरीय तरंगों के अपरदन से क्लिफ या भृगु बन जाते हैं। जब क्या होता है, क्लिफ पीछे हटती है, इसका मतलब है कि जब बार बार, जैसे ये वाली भाग होती है, ये होती है क्लिफ, ये समुद्र का पानी जा रहा है, ये क्लिफ है, ये ऐसे टकराता है। ये कहता है जब ये पीछे जाती है तो ये ऐसे हो जाती है और ये कट के नीचे गिर जाता है, तो कहता है एक विस्तृत समतल मैदान बन जाता है। इस समतल मैदान का नाम होता है मग्न तट। क्लिफ या भृगु बन जाते हैं जब क्लिफ पीछे हटती है तो विस्तृत चबूतरे बन जाते हैं। विस्तृत चबूतरे बन जाते हैं, जिससे मग्न तट का विस्तार होता है।
या आप कह सकते हो निर्माण होता है। ये आपके मगन तट की उत्पत्ति से संबंधित हमारी बातें थी। अब हम चलेंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल पर। महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या होती है उसकी बात करेंगे। हाँ, हमारी दूसरी बात है महाद्वीपीय मग्न ढाल। दो नंबर हमारी नीतलीय उच्चावच है महाद्वीपीय, महासागरीय नहीं, महाद्वीपीय। महाद्वीपीय मग्न ढाल। मग्न तट और मग्न ढाल में केवल ढालकार गहराई का फर्क है। जब ये ऐसे होता है तो मग्न तट होता है, ऐसे होता है तो मग्न ढाल होती है। ये आपका समुद्र है, ये तो था तट और ये है ढाल। यही बात है, बस और कुछ नहीं है। किसके भाग होते हैं? महाद्वीपों के ही होते हैं। महाद्वीपों के तेज ढाल वाले भाग। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि महाद्वीप का ही तो भाग है जो तेज ढाल वाला है, पानी के नीचे डूबा है, वो मगन ढाल है। बस इसकी औसत ढाल कितनी होती है, लेकिन हम जितनी बनाते हैं वैसा नहीं होता। हम तो पूरी पृथ्वी के महासागरों को एक साथ बनाएंगे तो फिर ढाल खड़ी होगी। एग्जैक्ट में ऐसी थोड़ी होती है। औसत ढाल 3 डिग्री से 5 डिग्री। गहराई कितनी होती है? गहराई 200 से, क्योंकि 200 मीटर तो आपकी मगन तट था, 200 से 3000 मीटर तक। कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि सर 2000 आएगा। बेटा, हम लोग जिस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी बेस होता है सब कुछ। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 116 पे आप देख लेना, आपको ये लिखा मिल जाएगा कि 200 से 3000 मीटर गहराई है। हाँ, यदि आप साविंदर सिंह को पढ़ रहे हो तो आपको मिलेगा 200 से 2000 मीटर। दोनों ही बातों को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन प्रेफरेंस हमें एनसीईआरटी को ही देनी होगी। तीवर ढाल वाले मग्न ढाल, अच्छा ज्यादा ढाल वाले मग्न ढाल कहां है? 2 से 3 डिग्री है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेंट हेलिना, किसी किसी बच्चे को हो सकता है नहीं पता हो, सेंट हेलिना तट है यूके का, अफ्रीका के तट पे है, और वहां ढाल है 40 डिग्री। ढाल है 40 डिग्री। सेंट पाल कटक का नाम है, सेंट पाल 62 डिग्री ढाल है वहां, 62 डिग्री सेंट पाल। स्पेन, स्पेन का तट, स्पेन तट के पास 30 डिग्री ढाल है, 30 डिग्री। और भारत के कालीकट तट, भारत के कालीकट तट, भारत के कालीकट तट की बात करें तो 5 डिग्री से 15 डिग्री ढाल मिलता है। बेटा, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है तो कम भी तो नहीं है ना, कि भारत में सबसे ज्यादा तेज ढाल कौन से तट पे मिलता है? कालीकट तट पे। ये आपकी बात है। अच्छा, मगन ढाल कितने भाग पे पाए जाते हैं? समस्त महासागरीय भाग के, वो मगन तट 8.6 थे या 8.5? 8.5% भाग पर
मग्न डाल पाई जाती है। समस्त महासागरों के 8.5% भाग पे मग्न डाल पाई जाती है और मग्न तट पाए जाते हैं 8.6 पे। सबसे ज्यादा कहां है? अटलांटिक में। मग्न तट और मग्न डाल दोनों ही अटलांटिक में ज्यादा है, 12.4% भाग पर। और जब मग्न तट और मग्न डाल दोनों अटलांटिक में ज्यादा है तो मैदान अपने आप कम हो जाएंगे। और प्रशांत के कितने प्रतिशत भाग पे? केवल 7% पे। और हिंद महासागर में आपके 6.5 पे भाग पर मग्न डाल पाए जाते हैं। ये आपकी बात है, ये आपकी खास बात है। अच्छा, इसकी ढाल तेज होती है तो कोई भी अवसाद नहीं रहेगा यहां, क्यों? जो भी यहां पे आएगा वो नीचे आ जाएगा महासागरीय मैदान में। तो ये बात भी काम की है। ये जमाव या अवसाद विहीन भाग हैं। इनके ऊपर अवसाद का जमाव नहीं होता भाई, ये इसकी खास बात है। अवसाद का जमाव नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी लिखूं, क्योंकि डाल तेज होने के कारण तेज डाल तेज होने के कारण मलबा रुक नहीं पाता है। डाल तेज होने के कारण मलबा रुक नहीं पाता है। अतः मग्न डाल पर जलीय जीव अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहते हैं, ये बात है भैया आपकी। अब सवाल आता है कि मग्न डाल बनते कैसे? मग्न डाल की उत्पत्ति कैसे होती है? मेनली दो तरीके से होती है। सागरीय तरंगों के अपर्दन से। सागरीय तरंगें अपर्दन करती, काटती तब डाल तेज बनती है। और नंबर 2, विवर्तनिकी क्रियाओं, मुख्यतः भ्रंश से ऐसा होता है। हाँ, एक बात और याद रखनी है विशेष, महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न डाल पर अंतःसागरीय कंदराएं पाई जाती। कंदराएं होती केनियन, जैसे नदी केनियन बनाती है ना, वैसे केनियन पाई जाती हैं। ये क्या होती है अंतःसागरीय केनियन कंदराएं? ये पूरी बात हम करने वाले हैं, बस थोड़ा सा रुक के करेंगे, लेकिन जैसे सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद। और हम बाकी की बातें जो करेंगे वो अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा। महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त,
अन्य स्थलाकृतियां छोटी मोटी, ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए हमारा इतना ही रहने वाला है।